दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाले एक व्यापारी जो इसी बुधवार को शाम के तकरीबन 9 बजे के आसपास अपने घर आते हैं। अपने घर आने के बाद में वो अपने घर का डोरबेल बजाते हैं, लेकिन दोस्तों डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जब ये जो व्यापारी थे, जब डोरबेल बार बार बजाते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। उसके बाद में ये जैसे ही अपने घर की सीढ़ियों पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर इन्हें खून के कुछ छींटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही खून के छींटे इस व्यापारी को दिखाई पड़ते हैं, इसकी तो रूह कांप जाती है। आमतौर पर उसके घर में इस तरीके की चीज़ें कभी देखी नहीं गई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी का बार बार फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ बताता है तो ये व्यापारी बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। उसके बाद में ये सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, और जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और दोस्तों जब उस घर के अंदर का दरवाज़ा तोड़कर जब पुलिस अंदर घुसती है तो यकीन मानिए दोस्तों, उस अंदर के घर का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में हर कोई विचलित हो जाता है। इस घर के अंदर 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। आखिरकार किसने इन दोनों, यानी कि घर के अंदर जो महिला थी 41 साल की, उसका कत्ल किया था, और साथ के साथ एक 14 साल के मासूम से बच्चे का भी कत्ल हो गया था। कत्ल करने वाला कौन था, क्या रीज़न था, यकीन मानिए दोस्तों जब आप लोग इस पूरे कहानी को डिटेल में सुनेंगे और पुलिस ने जब इस केस से पर्दा हटाया तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसकी नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे आप लोग को मिल सके। तो चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली में एक जगह लगती है लाजपत नगर, और इसी लाजपत नगर में एक जगह है राम निवास, और इसी राम निवास में एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया हैं जिनका नाम कुलदीप है, इनकी पत्नी रुचिका है जिसकी उम्र 41 साल के आसपास है, और इनका एक बेटा कृष्ण है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। इनकी एक बेटी है जो दिल्ली से बाहर रहकर पढ़ाई करती है। जो कुलदीप हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, सेंट्रल मार्केट में कपड़े की एक दुकान चलाते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा पैसा है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है। अच्छा, इनका जो बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छा भला चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। परिवार का जो बिज़नेस था रनिंग में था। इनकी दुकान पर कई सारे नौकर भी चला करते थे। और दोस्तों इसी बीच में एक तारीख आती है 2 जुलाई साल 2025, यानी बात करें इसी बुधवार वाले दिन की बात है। अब इसी बुधवार वाले दिन रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो कुलदीप होते हैं वो अपनी दुकान को बंद कर अपने घर के लिए निकलते हैं। अच्छा, कुलदीप जब घर जा रहे थे तो तमाम तरीके के सवाल घर पे जाते समय होते हैं कि घर में एक बच्चा भी है तो उसके लिए कुछ खरीद कर ले जाऊँ, ये तमाम चीज़ें सोचते हैं। तो रास्ते से कुछ फल वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद में पहुंच जाते हैं ये अपने घर राम निवास, और जाने के बाद में सबसे पहले घर का डोरबेल बजाते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से बाहर काम से आएगा तो वो अपने घर में जाने के लिए डोरबेल ही बजाएगा। इसलिए जब ये डोरबेल बजाते हैं तो आम तौर पर इनकी जो पत्नी रुचिका थी वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती थी, ताकि दिन भर के थके हारे उनके पति काम से वापस लौटते थे, इसलिए उन्हें दरवाजे पर ज़्यादा वेट न करना पड़े। लेकिन आज रुचिका 2 बार डोरबेल बजाने के बाद भी घर के दरवाजे पर नहीं आई थी। अब इस तरीके का पहले कभी इस घर के अंदर नहीं हुआ, लिहाजा अब जो कुलदीप थे बार बार डोरबेल बजाते हैं, लेकिन बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जो कुलदीप थे ये उधर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच में इन्हें दिखाई पड़ता है इनके घर की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर खून के कुछ छींटे दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे ही ये उन खून के छींटों को देखते हैं अब कुलदीप घबरा जाते हैं। लिहाजा अब ये पत्नी का जो मोबाइल होता है उसे बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर उठता ही नहीं है। जब फ़ोन उठता नहीं है तो जो कुलदीप है अब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पहली बार डोरबेल बजाई तब पत्नी लौट कर दरवाजे पर आई नहीं उठकर। दूसरी बार इन्होंने अपने घर के दरवाजे पर खून के कुछ छींटे देखे। उसके बाद में इन्होंने अपनी पत्नी का फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी कोई भी उसको उठाता नहीं है, पिक नहीं करता है। इसलिए ये घबराते हैं और सीधा सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को बताते हैं सारी बात। इस तरीके से वो घर आया, डोरबेल बजाया तो कोई उठकर आया नहीं। उसके बाद में मैंने देखा कि सीढ़ियों पर कुछ खून के छींटे थे। मैं घबरा गया। मैंने उसके बाद में अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करने की कोशिश की। रिंग बराबर जा रही है, लेकिन कोई भी फ़ोन उठाने वाला मौजूद नहीं है। लिहाजा साहब आप जल्दी आ जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर कुछ ना कुछ हेसनेस ज़रूर ही है। अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच जाती है, और उसके बाद में इस मकान मालिक के साथ में उस जो डोर था उस डोर को खोला जाता है। अब किसी तरीके से जब उस डोर को तोड़कर खोलकर उसको जब अंदर घुसते हैं और अंदर का जो दृश्य होता है
ये वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे और साथ के साथ जो कुलदीप थे, जब वो घर के अंदर का वो दृश्य देखते हैं, हर किसी की एकदम से मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि घर के अंदर का जो दृश्य था वो कुछ इस तरीके का था। क्योंकि जब पुलिस वाले और कुलदीप जब बेडरूम के अंदर गए थे तो वहां पर कुलदीप की जो पत्नी रुचिका है, जिनकी उम्र 41 साल के आसपास है, उनकी खून से लथपथ डेड बॉडी वहीं पर बेड पर पड़ी हुई थी। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ही तेज धारदार हथियार से रुचिका का कत्ल किया है। अब जो कुलदीप थे ये टेंशन में हो जाते। एक तरफ पत्नी की मौत हो गई थी और दूसरी तरफ कुलदीप को फिक्र थी उनका जो 14 साल का बेटा कृष्ण है, आखिरकार वो कहाँ है। लिहाजा पुलिस वाले और कुलदीप अपने बेटे को ढूंढते हुए अब घर के अंदर इधर उधर घूमते हैं, बाथरूम तक पहुंचते हैं। और जैसे ही बाथरूम तक पहुंचते हैं तो कुलदीप की एकदम से आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कुलदीप चीखने लगता है। दरअसल कुलदीप के जो 14 साल का बेटा कृष्ण था, उसकी भी किसी ने गला रेत कर बहुत ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी थी। और कुलदीप का जो बेटा कृष्ण था ये बाथरूम के अंदर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। लिहाजा वहां पर पुलिस और कुलदीप टाइम को ज़ाया ना करते हुए दोनों को उठाते हैं और सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक इन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा जाता है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। कुलदीप की पत्नी रुचिका और उनके बेटे कृष्ण की पहले ही मौत हो चुकी थी। लिहाजा उसके बाद में दोनों ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस सबसे पहले कुलदीप से पूछताछ करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, कोई डाउट है, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ, कोई रंजिश थी। तो जो कुलदीप होते हैं वो कहते हैं कि साहब, ना मुझे किसी के ऊपर कोई शक है, ना डाउट है, और ना मेरा किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन है। लिहाजा पुलिस वाले अब फैसला करते हैं कि इस घर के आसपास या फिर इस घर में जो सीसीटीवी कैमरा मौजूद है उन सीसीटीवी फुटेज को निकालते हैं। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती हैं तो उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जो पहले कुलदीप के घर में घुसता है और उसके बाद में हड़बड़ाहट में घर से बाहर निकलता है और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। पुलिस वाले उस क्लिप को पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद में जूम करते हैं और उस व्यक्ति को कुलदीप को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि तुम इस व्यक्ति को जानते हो। अब जैसे ही इस व्यक्ति की फुटेज जो थी वो कुलदीप को दिखाई जाती है, कुलदीप तुरंत पहचान लेते हैं। कुलदीप कहते हैं कि ये तो मुकेश है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि मुकेश कौन है, तो कुलदीप बताते हैं जो मुकेश है उनकी दुकान पर ही काम किया करता था, साथ के साथ उनकी गाड़ी भी चलाया करता था। अब जैसे ही ये चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तो पुलिस वाले मुकेश का नंबर लेते हैं और मुकेश का नंबर ट्राई करते हैं। जब नंबर ट्राई किया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ बताया जाता है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और साथ के साथ जो आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सीसीटीवी फुटेज से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कुलदीप आखिर किस तरफ गया था। अब जितनी भी सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें चेक की जाती हैं तो पता ये चलता है कि कुलदीप जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। लिहाजा पुलिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में पूछताछ करती है। वहां के जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं, टिकट वगैरह सारी चीज़ें खंगाली जाती हैं और वहां पर जितना भी टेक्निकल चीज़ों का सहारा पुलिस ले सकती थी वो सारा सहारा लेती है। उसके बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि कुलदीप जो है वो रात को ही बिहार पटना को जो एक ट्रेन जाती है उस ट्रेन के अंदर ही सवार हो गया था, रात के समय ही। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि ये बिहार को जो पटना को ट्रेन जाती है उसी ट्रेन के अंदर रात को ही सवार हो गया है, लिहाजा जो लाजपत नगर की पुलिस थी अब रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करती है। रेलवे पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद में सारी ही चीज़ बताती है, ट्रेन बताती है कि इस ट्रेन में एक व्यक्ति सवार हुआ है, उसका नाम मुकेश है। लिहाजा उसके बाद में जो रेलवे की पुलिस थी और यूपी पुलिस के साथ मिलकर वो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाती है और सुबह तड़के ही मुगल सराय स्टेशन पर आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है और इस मुकेश को ट्रेन के अंदर से ही धर दबोच लिया जाता है। उसके बाद में मुकेश को गिरफ्तार कर पुलिस जो थी वो चंदौली थाना लेके आती है और चंदौली थाने से ही तुरंत दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि उन्होंने मुकेश को पकड़ लिया है, लिहाजा आप आ जाइए। जो दिल्ली की पुलिस होती है तुरंत एक टीम जो होती है वो चंदौली के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि मुकेश को दिल्ली भी लेकर आना था। अब दोस्तों उसके बाद में लाजपत नगर की जो पुलिस होती है ये तुरंत चंदौली पहुंचती है और वहां से इस मुकेश को लेती है और दिल्ली लेकर आ जाती है। और यहां पर लाने के बाद में इस मुकेश से पूछताछ की जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये पता चलता है कि जो मुकेश है ये कुलदीप की दुकान पर पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। ना कि दुकान पर काम करता है बल्कि ये कुलदीप की गाड़ी भी चलाता है। लेकिन जो मुकेश था ये छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करता था और साथ के साथ जब ये छुट्टियां करता था तो कुलदीप इससे कई बार पूछता था फ़ोन कर कि तुम दुकान पर कब आओगे। तो मुकेश उससे यही कहा करता था कि मैं कल आ जाऊंगा, आज थोड़ा काम है, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरीके से जो सिलसिला था लगातार चलता रहता है। लेकिन एक दिन जो कुलदीप का एक और कर्मचारी होता है वो इस मुकेश से कहता है कि तुम दुकान पर क्यों नहीं जा रहे हो। तो जो मुकेश है वो तरह तरीके के बहाने बताता है। उसके बाद में जो कुलदीप का दूसरा वाला कर्मचारी था वो कुलदीप की पत्नी रुचिका से इस मुकेश की बात कराता है और उसके बाद में जो रुचिका थी वो मुकेश को घर पर बुलाती है।
अब जैसे ही मुकेश वीडियो कॉल पर उससे बात करता है, उसके बाद में उसके घर पे पहुंचता है, तो जो रुचिका थी वो उससे पूछती हैं कि तुम दुकान पर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है। तो जो मुकेश होता है वो बहाने बनाने लगता है, तरह तरीके की बहाने बनाता है। तो जो रुचिका होती हैं वो कहती हैं कि देखो काम करो, उसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, तो तुम ऐसे अगर टाइम ज़ाया करोगे तो फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जो मुकेश होता है वो कहता है कि देखो मुझे नौकरी से निकाल तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं जब ही दुकान पर जाऊंगा जब मेरे पास समय होगा। तो जो रुचिका होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हारे पास में जो 40,000 रुपये एडवांस आ चुका है, तुम वो 40,000 रुपये वापस कर दो। हम भी इस तरीके की झंझट में पड़ना नहीं चाहते, हम भी तुमसे किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं करना चाहते। बेहतर यही होगा कि 40,000 रुपये तुम्हारे पास में है जो एडवांस के तौर पर तुमने ले रखे हैं, उसको वापस कर दो। तो जो मुकेश होता है वो पैसे देने से इनकार कर देता है। इसी बात को लेकर जो मुकेश की जो कुलदीप की पत्नी रुचिका होती हैं वो कहती हैं पैसे तो तुम्हें वापस करने ही पड़ेंगे, ऐसा कैसे चल सकता है कि तुम काम भी ना करो और पैसे भी लेकर रख लो। इसी बात पर मुकेश इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो अपने साथ में एक छुरी लेकर गया था, चाकू, और उसी चाकू से वो रुचिका के ऊपर हमला कर देता है। वो रुचिका के ऊपर चाकू से इतने सारे वार करता है कि मौके पर ही रुचिका की मौत हो जाती है। लेकिन उसी समय जो रुचिका का बेटा कृष्ण होता है, जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है, वो अपनी माँ को कत्ल होते हुए देख लेता है। अब जैसे ही वो अपनी माँ को इस हालत में देखता है दोस्तों, एक 14 साल का बच्चा वो क्या ही करेगा, वो चीखने लगता है। जब वो चीखता है तो मुकेश उसकी तरफ भागता है। मुकेश को लग रहा था कि अगर ये चीखेगा तो लोगों को इकट्ठा कर लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। उसके बाद में मुकेश जो था वो उस 14 साल के बच्चे कृष्ण की भी बहुत ही बेरहमी के साथ में हत्या करता है। हत्या करने के बाद में ये उसके शव को वहीं वॉशरूम में छोड़ता है और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। वहाँ से सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचता है और वहाँ से पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ लेता है। ये बिहार में वैशाली ज़िले का रहने वाला था और ये अपने गांव में ही छुपने की प्लानिंग कर रहा था। इसने सोचा था कि दिल्ली से कौन जाकर उसके गांव में उसे पकड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसकी जो कोशिश थी नाकाम रही और ये बीच सड़क पे ही, यानी जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर ही पकड़ा गया। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने अब इसे अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद में अभी इसे रिमांड इसकी ली जाएगी और उसके बाद में कुछ और भी चीज़ें अभी इसमें सामने आएंगी, उसके बाद में इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कहानी थी, एक नौकर जिसके मालिक भी इतने अच्छे, उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसे एडवांस में ही उन्होंने 40,000 रुपये दे के रखे, और उसी नौकर ने अपनी मालकिन का बेरहमी के साथ में कत्ल किया, बल्कि मालकिन का कत्ल किया, उनके 14 साल के मासूम से बच्चे का भी कत्ल किया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, सबसे बड़ी गलती किसकी है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम भैया, भाई आप दुखी ना हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेहनत करने वालों की तो भगवान भी साथ देता है, आपकी कोशिश करते रहिए सर, एक दिन कामयाबी भगवान ज़रूर देगा, आप खुश रहो। धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मोनू खान लिखते हैं गुड ईजी ट्राई, तो मोनू खान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में अली रोशन लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी भैया, तो अली रोशन जी शुक्रिया आपका। देव कुमार जी लिखते हैं टू एक्सप्लेन हाउ टू, तो देव कुमार जी भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब अच्छी कहानी है, तो देव कुमार जी शुक्रिया आपका, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। शाकिब अंसारी लिखते हैं आपकी मेहनत रंग लाएगी ज़रूर इंशाल्लाह, तो शाकिब अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। धर्मेंद्र हैं लिखते हैं बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो धर्मेंद्र जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में मोहम्मद अरशद हैं लिखते हैं इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी, तो मोहम्मद अरशद जी शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हेम प्रकाश का है और ये लिखते हैं मैं हेम प्रकाश नदरई ज़िले कासगंज से हूँ और आपकी वीडियो अहमदाबाद से देख रहा हूँ। मेरा बेटा कान्हा और बेटी परी, पत्नी सपना, आपकी कहानी बहुत पसंद है भाई साहब जी, तो आप सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मुगेश्वर हैं लिखते हैं नाइस। उसके बाद में मंदी वर्मा लिखते हैं नमस्ते सर जी, कीप इट अप सर जी। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं, तो प्रदीप वर्मा जी आपका शुक्रिया बहन। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी दिल छोटा मत करिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होगे, तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में भीम आर्मी करके आइडिया लिखते हैं नाइस स्टोरी जी, शुक्रिया आपका। इदरीस खान लिखते हैं, इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में शिवाजी माली हैं लिखते हैं मलिक भाई स्टोरी बताने का लहजा बहुत अच्छा है, मुझे आपके चैनल बंद हुआ तो प्रखर जी ने जिक्र किया था, तब मैं आपका चैनल तब से देख रहा हूँ जी, शुक्रिया आपका शिवाजी जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एमडी कासिम में लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, तो एमडी कासिम जी शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस स्टोरी जी, शुक्रिया। साजिद खान लिखते हैं भाई मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होता है, तो साजिद खान जी यही प्यार है आप लोग का जो बांध के रखा हुआ है। उसके बाद में मोहम्मद अब्दुल मितैज़ हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहबाज भाई, आपका स्टोरी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करते हो, ऐसे ही अपना अच्छा काम जारी रखिए, अल्लाह और ज़्यादा तरक्की दे आपको, तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में कटवा प्रदीप जी हार्ट बनाते हैं, शहनाज जी हार्ट बनाते हैं, मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, गालिब हुसैन नाइस लिखते हैं, बख्शी साहब हार्ट बनाते हैं, कुतुब पाकिस्तान लिखते हैं, कैरी ऑन मलिक साहब, बाद में राजीव भारत लिखते हैं सर
यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, माई बेस्ट विशेष। तो राज भारत जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइडर रॉक लिखते हैं, शाहनवाज इनका नाम है, लिखते हैं सब्र करें, अल्लाह करीम ज़रूर आपको कामयाबी करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल क्लोज़ ना करें, लगे रहें, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आप ज़रूर कामयाब होंगे। आज हज़ारों ने आपके फ़ैन हैं, कल ज़रूरी लाखों और करोड़ों में आप लोग जो हैं वो आपको सुनेंगे मेरे भाई, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी करते हैं कमेंट, शुक्रिया। मोहम्मद वाकिल हैं, ओके लिखते हैं। शीलनिधि लिखते हैं स्टोरी अच्छी लगी मलिक भाई, सलाम भाई, तो शुक्रिया शीलनिधि जी। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है एक के शॉप है, लिखते हैं आज अफजल कुवैत से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। राजेश कुमार लिखते हैं मलिक भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन अपने दोस्तों को गौरैया चुड़ैया के लिए घर पर छत पर पानी रखने के लिए सलाह दो। मैं हूं राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश जी मैंने सलाह दी थी, लेकिन अभी बरसात आ चुकी है तो अभी हर जगह लगभग पानी जो है मैसर है, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। जब गर्मियाँ थीं तो मैंने अपने व्यूवर्स से बोला था। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, हम कमेंट्स करते हैं और आज से लाइक भी कर रहा हूँ, चाहिए चैनल बंद मत करिए, शुक्रिया से। तो शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई मेरी वाइफ भी आपकी कहानी सुनती है, शुक्रिया। संजू यादव जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप करते रहिए, मेहनत आपको फल मिलेगा। उसके बाद में दिलवर्त वातिया हैं, लिखते हैं हिम्मत मत हारो भाई, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराने में, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो दिलावर्त भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अल्ताफ़ इदरीसी लिखते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या है, मैं सऊदी अरब से आपकी कहानी सुनता हूँ, शुक्रिया मेरे भाई। और उस पर राइडर रॉक कहानी लिखते हैं मैं भी सऊदी में हूँ और बिना सोने नींद नहीं आती है, कहाँ से दोस्त, मैं सऊदी में, कहाँ हूँ मैं, दम्माम में हूँ। तो शुक्रिया मेरे भाई। माजिद अंसारी जी कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये महाराना है, लिखते हैं मलिक भाई प्रॉमिस विथ यू 100% को शेयर करूँगा, माय नेम इज़ नरेश फ्रॉम हरियाणा। तो नरेश जी मेरे भाई आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, सर जी आप उदास मत हो जाए, एक दिन मेहंदी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और कलयुग है जी, अच्छा करता है उसको अच्छा नहीं होता जी, कुछ टाइम लगेगा फिर ठीक हो जाएगा, अपना काम करते रहो, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी यही प्यार है आप लोग का जो मुझे बांधे रखता है। उसके बाद में सूफी देश हैं, लिखते हैं भाई तुम ओल्ड कहानी सुनाते हो, सब सुन चुके होते हैं फिर वही कहानी सुनाते हो। नहीं भाई, मैं जो कहानी सुनाता हूँ आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेगी। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी क्राइम और अवैध संबंध के अलावा भी कभी कभी कोई ऐतिहासिक घटना थोड़ा हट के जासूसी की भी सुनाया करो। जी बिल्कुल। सुल्त्यागी लिखते हैं उदास मत हो भाई साहब, भगवान सब ठीक करेगा। और इन्फिनिक्स रेणु सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो शुक्रिया भाई आपका। धर्मेंद्र लिखते हैं भाई जी देवरिया फतेहपुर को क्राइम है प्रेम यादव कांड, थोड़ा उसका बताइए। तो जी मैं कोशिश करूँगा सुनाने की। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी अवैध संबंध एक बड़ी वजह होती है। और एक भाई हमारे लिखते हैं SK4690 हैं, लिखते हैं अगर तुम वीडियो स्टार्टिंग में 2 मिनट की बकवास बंद कर दो तो शायद तुम्हारा चैनल चल जाए, नहीं तो तुम्हारे दूसरे चैनल्स भी बंद हो जाएंगे। तो मेरे भाई पहले तो आप ये देखिए कि आप बोल किस तरीके से रहे, बकवास तो बकवास क्या होती है, मैं तो आप लोगों से बातचीत करता हूँ यार, यही सारी चीज़ें हैं। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है, जो भाई साहब बोल भी रहे थे कि शुरू में आप 2 मिनट की बकवास करते हैं, तो 2 मिनट अगर आपसे हालचाल पूछ लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, तो इसमें क्या ही जाता है। आप देखेंगे शम्स ताहिर खान तो 10 मिनट तक बातचीत कर लेते हैं और वीडियो के बाद में भी 20 मिनट बात कर लेते हैं। तो अगर आप हमें प्यार करते हैं, हमारी कहानियों को पसंद करते हैं, तो आपको 2 मिनट की बातचीत ज़्यादा बोर नहीं करेगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।